हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और सभी प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो उसी परीक्षा की तैयारी को और मजबूती प्रदान करने के लिए आप लोगों के सामने आज डीएलएड यूनिट 2 लेकर आए हैं। आप सभी को पता है कि डीएलएड से कुल 75 मार्क जो है 75 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो डीएलएड यूनिट 2 जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उस सभी महत्वपूर्ण फैक्ट को कवर किए हैं। इस यूनिट से आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी करने में मदद मिलेगी, जिसके अंतर्गत आप लोगों को महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, सामाजिक दर्शन और शिक्षा के संबंध में पढ़ेंगे और महत्वपूर्ण तथ्य को कलेक्ट करेंगे। इसके बाद गिजू भाई बढ़ेगा, जिसका पुस्तक है दिवा स्वप्न। उस पुस्तक में शिक्षा में प्रयोग के विचार, ये दो महत्वपूर्ण टॉपिक है। उन टॉपिक के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे परीक्षा की दृष्टि से सभी रखे हैं। तो अपनी परीक्षा की तैयारी को मजबूती प्रदान करने के लिए अच्छे ढंग से इस चैप्टर को पढ़िए और लास्ट में इन दोनों टॉपिक से टोटल 25 प्रश्न भी जो है आप लोगों के सामने लाए हैं। तो आइए आगे की ओर पढ़ते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है महात्मा गांधी, जिनकी पुस्तक है हिंद स्वराज। इसके अंतर्गत सामाजिक दर्शन और शिक्षा के संबंध में। और दूसरा टॉपिक है गिजू भाई बढ़ेका, जिसका पुस्तक है दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न के अंतर्गत शिक्षा में प्रयोग के विचार। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता श्री मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में। उनके पिता जो थे श्री करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। वे एक धार्मिक साध्वी एवं निष्ठावान नारी थी। 13 वर्ष की आयु में क्या हुआ? तो महात्मा गांधी का विवाह जो है कस्तूरबा गांधी के साथ हो गया। कितने वर्ष की उम्र में? तो 13 वर्ष की उम्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ? तो 1887 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और इसी वर्ष कानून की शिक्षा ग्रहण करने के लिए इंग्लैंड चले गए। मैट्रिक के बाद जो है महात्मा गांधी जी ने क्या किए कि कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो इंग्लैंड चले गए। इसके बाद 10 जून 1891 में गांधी जी बैरिस्ट्री पास करके भारत वापस लौटे। तो बैरिस्ट्री पास करके भारत कब लौटे? तो 10 जून 1891, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मुकदमे के सिलसिले में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। कब? तो 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में क्या हुआ कि एक मुकदमे के सिलसिले में गांधी जी कहाँ गए? तो दक्षिण अफ्रीका। महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर क्या हुआ कि भारतीयों में नवजीवन एवं नवनिर्माण का कार्य गांधी जी ने किया। इसके बाद आइए, गांधी जी ने 1911 में, कब? तो 1911 में
ट्रांसवाल में मिस्टर पोलक की सहायता से टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि गांधी जी ने कब टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की? तो 1911 में। तो ट्रांसवाल में किसकी सहायता से टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की? तो मिस्टर पोलक की सहायता से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1915 में गांधी जी वापस भारत आए। कब आए? तो 1915 में। यहाँ उन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। कैसे किया? तो जब 1916 या 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन जो हो रहा था, उसी में पश्चिम चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से मिले और चंपारण आने का न्योता दिया। तो महात्मा गांधी 1917 में क्या हुए? वह पश्चिम चंपारण गए और वहाँ पे नील की खेती जो है होती थी। किसके? तो अंग्रेजों के हुक्म के द्वारा वह 3 कठिया प्रणाली प्रचलित थी। मतलब 1 बीघा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य था। बहुत ही किसान लोग जो है परेशान थे। तो 1917 में गांधी जी के द्वारा ही पश्चिम चंपारण में एक चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुआ, जिसमें जो है उन्हें सफलता मिली। तो चंपारण आंदोलन जो है उनका प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। तो चंपारण आंदोलन 1917 में। तो 1917 में ही क्या हुआ कि हरिजन उद्धार, ग्रामोद्योग तथा अन्य सामाजिक सुधारों एवं रचनात्मक कार्यों को करने के लिए साबरमती आश्रम की स्थापना की। कब की? तो 1917 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1920 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। कब किया गया? 1920 में। उसके बाद 1927 में देश की आर्थिक दशा सुधारने के लिए इनके द्वारा खादी आंदोलन की शुरू किया गया। तो क्वेश्चन बनेगा कि गांधी जी के द्वारा खादी आंदोलन कब शुरू किया गया? तो 1917 में। इसके बाद 1930 में क्या हुआ? सभी ने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो 1930 में। चलिए याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1937 में क्या हुआ कि वर्धा बेसिक शिक्षा योजना का प्रारूप तैयार किया गया। तो वर्धा बेसिक शिक्षा योजना का प्रारूप कब तैयार किया गया? 1937 में। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। इस बेसिक शिक्षा योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आइए 1942। वर्ष 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में ही भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। इन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया। तो अब आइए कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1942 को पास हुआ और 9 अगस्त से जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के नामक एक व्यक्ति के द्वारा क्या हुआ? गोली मारकर महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के अनुसार सामाजिक दर्शन और शिक्षा का संबंध। आइए पढ़ते हैं। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में
तो हिंद स्वराज जो है किसकी पुस्तक है? तो महात्मा गांधी की। हिंद स्वराज में सामाजिक दर्शन और शिक्षा के बीच संबंध को रेखांकित किया है। यह पुस्तक जो है आपको 1909 ईस्वी में क्या हुआ? गुजराती भाषा में लिखी गई थी। तो याद रखिएगा कि हिंद स्वराज पुस्तक जो है किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? तो गुजराती भाषा में। तो कब? तो यह 1909 ईस्वी में जो है वह लिखी गई थी। यह पुस्तक जो है इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका में लौटते समय लिखी थी। यह पुस्तक कब लिखी थी? जब वह इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका लौट रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने शिक्षा के निम्न महत्वपूर्ण बिंदु को जो है हिंद स्वराज में उठाया है। किसके? तो शिक्षा के महत्वपूर्ण बिंदु को। किस पुस्तक में? तो अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में। चलिए क्या क्या बिंदु है शिक्षा से संबंधित पढ़ते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला है शिक्षा की वास्तविक संकल्पना क्या होनी चाहिए और क्या यह अक्षर ज्ञान अथवा उच्च औपचारिक शिक्षा तक ही सीमित होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है क्या औपचारिक शिक्षा के बिना व्यक्ति को शिक्षित नहीं माना जा सकता। तीसरा पॉइंट है हम स्वयं जिस प्रकार की शिक्षा से गुजरते हैं क्या उसके गलत या सही पक्षों के विषय में सोच पाते हैं। पाते हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम स्वयं जिस प्रकार की शिक्षा से गुजरते हैं क्या उसके गलत या सही पक्षों के विषय में सोच पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट क्या है इस शिक्षा के बिंदु का? शिक्षा के बिंदु का चौथा पॉइंट है क्या ज्ञान क्या हो सकता है और हम किसे ज्ञान मानते हैं। क्या ज्ञान को भी निरंतर जांचते रहना चाहिए। तो ये जितने भी बिंदु का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह किस पुस्तक में है? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक में। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसकी है? तो महात्मा गांधी जी की। यदि आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी यूनिट का सेकेंड पार्ट जो है लेकर आएंगे जिसमें आप लोगों के लिए मारिया मोंटेसरी, इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसा ही वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए और अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आते हैं गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने शिक्षा का अर्थ समझाते हुए हरिजन किसकी पुस्तक है? तो महात्मा गांधी की। हरिजन में लिखा था कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक एवं मनुष्य के शरीर मन आत्मा के उत्कृष्ट एवं सर्वांगीण विकास से है। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। क्या कहा है हरिजन में कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक एवं मनुष्य के शरीर मन तथा आत्मा के उत्कृष्ट एवं सर्वांगीण विकास से है। तो पूछ सकेगा कि ये चैप्टर दे देगा ये कथन किसका है? तो गांधी जी के द्वारा। किस पुस्तक की है? तो हरिजन पुस्तक से ली गई है। इसके अलावा क्या कहा है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। साक्षरता शिक्षा की न तो अंतिम सीढ़ी है और न ही प्रथम सोपान।
क्या? तो साक्षरता। यह तो पुरुष स्त्री को शिक्षित करने का एक साधन है। साक्षरता स्वयं शिक्षा नहीं कहला सकती। क्या नहीं कहला सकती? तो साक्षरता। क्या नहीं? तो शिक्षा नहीं कहला सकती। पूर्ण मानव का अर्थ बालक के व्यक्तित्व के चारों तत्वों जैसे शरीर, हृदय, मन तथा आत्मा के समुचित विकास से है। तो पूर्ण मानव का जो अर्थ होना चाहिए, बालक के व्यक्तित्व के चारों तत्वों, तो चारों तत्वों में क्या क्या आता है? शरीर आता है, हृदय आता है, मन और आत्मा। इन चारों के समुचित विकास से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए, गांधी जी के अनुसार शिक्षा के संबंध में क्या कथन है? तो शिक्षा के द्वारा बालकों में सत्यम, शिवम, सुंदरम और विश्व बंधुत्व आदि की भावनाओं का विकास करना चाहता है। कौन? तो गांधी जी के अनुसार। तथा ऐसे नागरिक उत्पन्न करना चाहते हैं जो स्वावलंबी हो, आत्माभिमानी और संयमी हो। बहुत अच्छी बात कही है। शिक्षा के द्वारा जो है बालकों में सत्यम, शिवम, सुंदरम और विश्व बंधुत्व आदि की भावनाओं का विकास करना चाहता है। साथ ही ऐसे नागरिक उत्पन्न करना चाहते हैं जो स्वावलंबी हो, आत्माभिमानी हो तथा संयमी हो। अब आगे पढ़ते हैं। गांधी जी के शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत। तो गांधी जी के आधारभूत सिद्धांत निम्न हैं। क्या क्या सिद्धांत हैं? तो आइए पढ़ते हैं। पहला सिद्धांत है कि शिक्षा द्वारा बालक में शारीरिक, मानसिक तथा चारित्रिक क्षमताओं को विकसित किया जा सकता है। चलिए अगला सिद्धांत क्या है? शिक्षा बालक बालिकाओं में निहित समस्त मानवीय गुणों का विकास करना चाहिए। शिक्षा जो है बालक बालिकाओं में निहित समस्त मानवीय गुणों का विकास करना चाहिए। साथ ही 7 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य होनी चाहिए। किसके अनुसार? तो महात्मा गांधी के अनुसार। कितने वर्ष के बच्चों को? तो 7 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य। बहुत विधिया है ये, याद रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का माध्यम जो है किस प्रकार का होना चाहिए? तो शिक्षा का माध्यम जो है मातृभाषा में होनी चाहिए, ताकि छात्र में उसके प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण उत्पन्न हो सके। इसके बाद इसका सिद्धांत आगे का क्या है कि शिक्षा ऐसी हो जिसे प्राप्त करके बालक किसी न किसी व्यवसाय में लग जाए। किसी उद्योग द्वारा शिक्षा को स्वावलंबी बनाना चाहिए। यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक दूसरों को भी शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो से उनकी भी तैयारी अच्छी तरह से हो जाए। लास्ट में प्रश्न भी रखे हैं, तो लास्ट तक वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को और मजबूती प्रदान करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। अब आइए, शिक्षा के द्वारा बालकों में बंधुत्व, सहयोग और समाज सेवा की भावना पैदा की जानी चाहिए, है ना। बंधुत्व, सहयोग और समाज सेवा की भावना पैदा की जानी चाहिए, है ना। चलिए, इस प्रकार इसके मुख्य सिद्धांत थे। अब आइए महात्मा गांधी जी की प्रमुख रचनाएं। तो महात्मा गांधी जी के प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है पढ़ते हैं। तो महात्मा गांधी के प्रमुख रचनाएं हैं सत्य के साथ प्रयोग, शिक्षा पर है, हिंद स्वराज, सर्वोदय, हरिजन पत्रिका है, अनाशक्ति, योग का टीका है। ये जितनी भी रचनाएं हैं आप लोग नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और कॉपी पर नोट कर लीजिए
क्योंकि क्योंकि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जो है आपको आएगा ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है गांधी जी के शिक्षा के उद्देश्य। गांधी जी के शिक्षा के उद्देश्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के उद्देश्यों को दो भागों में विभक्त किया है, दो भागों में बांटा है। किसको? तो शिक्षा के उद्देश्य को। पहला भाग है क्या है? तो तात्कालिक उद्देश्य है। पहला भाग के अंतर्गत तात्कालिक उद्देश्य रखे हैं। तो इसके अंतर्गत जो है क्या है? एक है संतुलित व्यक्तित्व का उद्देश्य। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण कर उसे विकसित करना है ना? क्या करना है? संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण कर उसे विकसित करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद व्यक्तित्व के निर्धारक क्या क्या हैं? तो मानसिक, संवेगात्मक, शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकसित है। इसके अलावा क्या है? गांधी जी के अनुसार जो है शरीर, मन तथा आत्मा का उचित सामंजस्य संपूर्ण व्यक्तित्व की रचना करता है या और यहाँ शिक्षा की सच्ची मितव्ययिता का निर्माण करता है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये, इसको याद कर लीजिए और ध्यान रखिए। ये प्रश्न बनेगा, कैसे बनेगा? दे देगा कि किसके अनुसार शरीर, मन तथा आत्मा का उचित सामंजस्य संपूर्ण व्यक्तित्व की रचना करता है और यहाँ शिक्षा की सच्ची मितव्ययिता का निर्माण करता है। यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी जी के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है तत्कालिक उद्देश्य में क्या है? जीविकोपार्जन का उद्देश्य। गांधी जी के अनुसार कैसी शिक्षा होनी चाहिए? तो शिक्षा को जीविकोपार्जन का प्रमुख उद्देश्य माना है। अब है नैतिक विकास का उद्देश्य। गांधी जी ने शिक्षा का उद्देश्य सर्वप्रथम व्यक्तिगत विकास करना है ना? क्या करना है? व्यक्तिगत विकास करना है। व्यक्तिगत गुणों के विकास के बिना वह सामाजिक विकास के बारे में कुछ भी सोच नहीं सकते हैं। इसीलिए शिक्षा के द्वारा नैतिक विकास करना जरूरी होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक उद्देश्य। गांधी जी के अनुसार संस्कृति शिक्षा का आधार है। तो क्वेश्चन बनेगा कि शिक्षा का आधार क्या है? तो संस्कृति। याद रखिएगा, मानव के प्रत्येक व्यवहार पर संस्कृति की छाप होनी चाहिए। किसकी छाप होनी चाहिए? संस्कृति की छाप होनी चाहिए, है ना? संस्कृति की छाप होनी चाहिए। गांधी जी भारतीय संस्कृति के अनन्य भक्त थे। कौन? भारतीय संस्कृति के अनन्य भक्त कौन थे? तो गांधी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है मुक्ति का उद्देश्य। सा विद्याया सा विमुक्तये। गांधी जी के इस आदर्श के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाना है। बिल्कुल सही है। उसकी आत्मा को उन्नत जीवन की ओर ले जाना है। तो यह युक्ति, यह कथन किसके द्वारा है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च उद्देश्य। सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? तो गांधी जी के अनुसार सर्वोच्च उद्देश्य यही है कि शिक्षा जो है सर्वोच्च उद्देश्य है। अंतिम वास्तविकता का अनुभव, ईश्वर और आत्मानुभूति का ज्ञान, है ना? शिक्षा जो है सर्वोच्च उद्देश्य है। क्या? तो अंतिम वास्तविकता का अनुभव, ईश्वर और आत्मानुभूति का ज्ञान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शिक्षा की योजना। शिक्षा की योजना, वर्धा योजना कब लाया गया?
1937 में। तो गांधी जी के द्वारा प्रस्तावित शिक्षा योजना को बुनियादी शिक्षा सिद्धांत वर्ष 1937 में प्रस्तुत किया गया। इस शिक्षा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। इस योजना को बेसिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा में वर्गीकृत किया जा सके, है ना। इस योजना को किस शिक्षा में, तो बेसिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा में वर्गीकृत किया जा सके, है ना। किस योजना के तहत, तो वर्धा शिक्षा योजना के तहत। कब प्रस्तुत हुआ 1937 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए, अब है बेसिक शिक्षा योजना। इस योजना को सभा में पारित किया गया था। यद्यपि आचार्य नरेंद्र देव इस योजना के कई वेतन से सहमत नहीं थे। वेतन नहीं होगा, बातें, है ना। आचार्य नरेंद्र देव जो थे उस समय इस योजना के कई बातों से सहमत नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपनी सहमति दे दी। तो बेसिक शिक्षा योजना के अंतर्गत मुख्य बातें क्या क्या है, अब आइए पढ़ते हैं। पहली बात है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। दूसरा है उद्योग की शिक्षा। तीसरा है पाठ्यक्रम का समय और माध्यम भाषा। चौथा है विषय का विशेष ज्ञान। और पांचवा है नैतिक शिक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा है उच्च शिक्षा में भेद नहीं। क्या है, शिक्षा में भेद नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा के संबंध में गांधी जी ने स्कूलों, कॉलेजों या विश्वविद्यालयों का विशेष महत्व नहीं माना है, क्योंकि वे सच्ची शिक्षा को एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया मानते हैं। इसीलिए विशेष महत्व जो है गांधी जी ने उस शिक्षा को नहीं दिए हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब है गांधी जी के अनुसार क्या है, स्त्री शिक्षा। गांधी जी ने स्त्री शिक्षा पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि स्त्रियों में भी शिक्षा का प्रचार प्रसार होना उतना ही आवश्यक है जितना कि पुरुषों में, चूँकि दोनों के कार्य क्षेत्र में अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा जो है बेसिक शिक्षा द्वारा अगर संपूर्ण भारत में बच्चे शिक्षित भी हो जाए, फिर भी भारत का बहुत बड़ा भाग अज्ञानी रह जाएगा। इसी उद्देश्य को चलते इनके द्वारा प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है गांधी जी द्वारा उच्च शिक्षा संबंधी सुझाव। क्या क्या सुझाव दिए हैं उच्च शिक्षा के संबंधित, तो आगे बढ़ते हैं। तो उच्च शिक्षा पर होने वाले व्यय मतलब खर्च की जो राशि जो थी वह राज्य के द्वारा वहन नहीं किया जाए। तो किसके द्वारा किया जाए वहन, तो तकनीकी और इंजीनियरिंग शिक्षा पर जो व्यय भार आता है वह प्रायः औद्योगिक प्रतिष्ठानों के द्वारा वहन किया जाना चाहिए। किसके द्वारा, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है गांधी जी का विचार था, क्या विचार था, कि कृषि विश्वविद्यालयों का संचालन स्वपोषी आधार पर होना चाहिए। ये उच्च शिक्षा से संबंधित विचार है। किनका, तो महात्मा गांधी का। उच्च शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, अंग्रेजी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो ये महात्मा गांधी के बारे में अभी तक हम लोग पढ़े। यही से प्रश्न जो है आप लोगों को बनेगा।
तो आइए अब अगला टॉपिक है गीजूबाई बढेगा, जिसका पुस्तक है दीवा स्वप्न। इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर लास्ट में आप लोगों को 25 क्वेश्चन मिलेंगे इसी पाठ के आधार पर, जिससे आप लोग बनाएंगे और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करेंगे। यदि आप मेरी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस डीएलएड का यूनिट 2 का दूसरा पार्ट जो है बहुत जल्द आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड की सूचना आप लोगों को तुरंत मिले। और वीडियो मेरी कैसी लगी ज़रूर और वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं गीजूबाई बढेगा का दीवा स्वप्न के बारे में। चलिए उसके जन्म कुंडली के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। गीजूबाई बढेगा का जन्म जो है 15 नवंबर 1885 को गुजरात में हुआ था। कहाँ? सौराष्ट्र के चीतल में। तो सबसे पहली बात, गीजूबाई बढेगा का जन्म याद रखिएगा 15 नवंबर 1885 को। कहाँ हुआ था? किस राज्य में हुआ था? गुजरात राज्य में हुआ था। और गुजरात में कहाँ हुआ? तो चीतल में हुआ था, याद रखिएगा। इनके माता पिता ने क्या किया? इनका नाम जो था गिरिजा शंकर भगवान जी रखा था। बचपन का नाम मान सकते हैं। इनके माता पिता इनके बचपन का नाम क्या था? क्या रखा था? तो गिरिजा शंकर भगवान जी रखा था। ये मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद रोजगार की तलाश में अफ्रीका चले गए। याद रखिएगा, मैट्रिक पास करने के बाद उसने क्या किया? रोजगार की तलाश में कहाँ गए? तो अफ्रीका। 3 वर्ष के बाद लौटने पर अपनी अधूरी शिक्षा पूरी करने का मन बनाया, है ना। क्या किया? 3 वर्ष के बाद लौटने पर उसका शिक्षा जो अधूरा था उस शिक्षा को पूरा करने का मन बनाया। तब उसने क्या किया कि मुंबई जाकर कानून की पढ़ाई की और कुछ दिन उच्च न्यायालय में वकालत की। कहाँ जाकर? तो मुंबई जाकर। क्या किया? तो कानून की पढ़ाई किया और कानून पढ़ाई जब समाप्त हो गई तो कुछ दिन जो है उच्च न्यायालय में काम किया, वकालत किया। कहाँ? तो उच्च न्यायालय में। उन्होंने अपने जीवन क्षेत्र बच्चों की शिक्षा को चुना। उन्होंने क्या चुना? अपने जीवन का क्षेत्र बच्चों की शिक्षा को चुना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने तत्कालिक शिक्षा के अवैज्ञानिक, अव्यावहारिक, उपदेशात्मक और दकियानुसी रवैया की आलोचना किया, है ना। इसको याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया? दीवा स्वप्न नामक पुस्तक की रचना की, जो सबसे पहले कब? 1972 में गुजराती भाषा में प्रकाशित हुई। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि दीवा स्वप्न पुस्तक किसकी है? तो गीजूबाई बढेगा की। उसकी सर्वप्रथम प्रकाशन कब हुई? तो 1972 में। यह पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? तो गुजराती भाषा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीवा स्वप्न एक ऐसे शिक्षक की काल्पनिक कथा है जो शिक्षा की दकियानुसी संस्कृति को नहीं स्वीकारता और परंपरा पाठ्यपुस्तकों की सचेत अवहेलना करके बच्चों के प्रति सरस और प्रयोगशील बना रहता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनेक बच्चे किन्हें? तो गीजूबाई बढेगा को क्या कहते हैं? मूंछों वाला माँ, बच्चों का गांधी, बाल शिक्षा का सूत्रधार कहते थे। किसे? तो गीजूबाई बढेगा को। इनके व्यक्तित्व को मोंटेसरी मदर, है ना, नामक पुस्तक ने काफ़ी प्रभावित किया। किसकी पुस्तक? कौन पुस्तक? तो मोंटेसरी मदर, है ना। मोंटेसरी मदर नामक पुस्तक जो है इसके व्यक्तित्व को क्या किया था? बहुत प्रभावित किया था। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया? 1920 से लेकर
1939 तक बच्चों की शिक्षा का परीक्षा के साथ साथ चला आ रहा क्या पुराना गठजोड़ खत्म करने और अक्षरों के साथ दृश्य श्रव्य माध्यमों से जोड़ने के लिए ठीक वैसे ही तपस्या और संघर्ष किया जैसे महात्मा गांधी ने देश की स्वतंत्रता के लिए किया था, है ना। जिस प्रकार महात्मा गांधी जी ने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था, उसी तरह गीजू भाई बढ़ेगा भी कब 1920 से लेकर 1939 तक बच्चों की शिक्षा के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने क्या किया, गीजू भाई ने क्या किया, कई क्रांतिकारी प्रयोग किए। इन्हीं प्रयोगों में से एक था मारिया मोंटेसरी की शिक्षा पद्धति को ग्रामीण भारत के सीमित आर्थिक साधनों के अनुरूप ढालकर इस्तेमाल में लाना, इसका महत्वपूर्ण प्रयोग था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पहल के तहत उन्होंने क्या किया कि 1920 में भावनगर में दक्षिणामूर्ति बाल मंदिर नाम से पूर्व प्राथमिक विद्यालय या नर्सरी स्कूल खोला। कब? 1920 में। कहाँ? तो भावनगर में, है ना। कहाँ खोला? भावनगर में। किस नाम से? तो दक्षिणामूर्ति बाल मंदिर नाम से। उसमें पहली बार 2 से 2.5 वर्ष के बच्चों के स्कूल जाने का रास्ता खुला। कितने वर्ष से? तो 2 से 2.5 वर्ष के बच्चों को स्कूल जाने का क्या किया? रास्ता खुल गया। इससे पहले उन्हें 6-7 साल होने पर स्कूल भेजा जाता था, इससे पहले, है ना। आगे बढ़ते हैं। बच्चों में सीखने की ललक पैदा कर क्रमिक विकास लाने के लक्ष्य को समर्पित इस विद्यालय में कहानियाँ, लोक कथाओं, नाटकों, गायन, नृत्य, चित्रों के माध्यम से इस तरह शिक्षित किया जाता था कि वे खेल खेल में ही बहुत कुछ सीख जाए। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, है ना। बच्चों में सीखने की ललक पैदा करने के लिए क्या किया? क्रमिक विकास लाने का लक्ष्य रखा। उस विद्यालय में क्या कहानियाँ कही जाने लगी, लोक कथाओं का वाचन होने लगा, नाटक होने लगा, गायन होने लगा, नृत्य होने लगा, चित्रों के माध्यम से शिक्षा देने लगा, जिससे बालक जो है खेल खेल में ही जो है बहुत कुछ सीख जाए। यह सिद्धांत को उसने लागू करवाया। अब आगे देखिए क्या है। गीजू भाई ने बच्चों को नैतिक शिक्षा देने वाली महात्मा गांधी जी की बाल पोथी को अनुपयुक्त पाया, है ना, और उसकी आलोचना की। कौन सी पुस्तक की? तो बाल पोथी पुस्तक की। तो ये बाल पोथी किसकी पुस्तक थी? तो महात्मा गांधी की। तो बाद में क्या हुआ? गांधी जी ने उसकी आलोचना को स्वीकार किया, है ना, और स्वीकार करते हुए गांधी जी ने स्वयं इसे बाल पोथी के प्रकाशन और वितरण के कार्य को रोक दिया, है ना। कितनी महत्वपूर्ण बात थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है गीजू भाई भाषा व व्याकरण को अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ पढ़ने की हिमायती थे, है ना। एक साथ पढ़ने के लिए प्रेरित किए। शिक्षा के दृश्य और सर्व माध्यमों पर अक्षरों के गैर जरूरी वर्चस्व से नाराज होते थे। कौन? तो गीजू भाई बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने क्या किया? 1925 में दक्षिणामूर्ति अध्यापक मंदिर भी स्थापित किया। कब? 1925 में, है ना, जिसमें 600 से अधिक अध्यापकों को प्रशिक्षित कर उनकी सेवाओं का सदुपयोग सुनिश्चित किया गया। कब? 1925 में। कितने अध्यापकों को? 600 से ज़्यादा अध्यापकों को प्रशिक्षित कर
उनकी सेवाओं का सदुपयोग सुनिश्चित भी किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और लास्ट बस प्रश्न भी है, उस प्रश्न को आप लोग देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगला पॉइंट है, उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक दिवा स्वप्न को बाल शिक्षा के नए रूप के संविधान एवं बाल साहित्य जैसा आदर प्राप्त है। किस पुस्तक को? तो दिवा स्वप्न नामक पुस्तक को। ये पुस्तक किसकी है? तो गिजू भाई बढ़ेगा की। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप डीएलएड का प्रथम यूनिट नहीं देखे हैं तो प्रथम यूनिट का जो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से आप डीएलएड यूनिट फर्स्ट का आप लोग देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। उन्होंने जिस वर्ष दक्षिणामूर्ति अध्यापक मंदिर स्थापित किया, उसी वर्ष श्रीमती ताराबाई मोदक के साथ मिलकर गुजराती में क्या किया? शिक्षण पत्रिका का प्रकाशन कराया। कौन पत्रिका? शिक्षण पत्रिका। याद रखिएगा, किसके साथ मिलकर? तो श्रीमती ताराबाई मोदक के साथ मिलकर, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब है शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने और जन सामान्य को अपनी शिक्षा पद्धति की जानकारी देने के लिए भावनगर और अहमदाबाद में 2 सम्मेलन आयोजित किए। कौन सम्मेलन? एक भावनगर में, एक दूसरा अहमदाबाद में। किस लिए? तो शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने और जन सामान्य को अपनी शिक्षा पद्धति की जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1936 में अपने सहयोगियों से मतभेद होने के कारण गिजू भाई ने दक्षिणामूर्ति संस्था छोड़ दी। इसके बाद राजकोट में एक अध्यापक मंदिर बनवाया, है ना। कब? 1936 में अपने सहयोगियों से मतभेद हो गया। उस मतभेद होने के कारण क्या हुआ कि दक्षिणामूर्ति जो संस्था जो स्थापित की थी 1925 में, वो उस संस्था को छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद क्या हुआ? राजकोट में एक अध्यापक मंदिर बनवाया। गिजू भाई बढ़ेगा का निधन जो है वह 23 जून 1939 को हो गया। तो इस तरह गिजू भाई के बारे में हम लोग अध्ययन किए, जानकारी प्राप्त किए। और दिवा स्वप्न के बारे उनकी पुस्तक है, उस पुस्तक के बारे में हम लोग जाने। तो अब आगे आइए हम लोग प्रश्न की ओर शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, क्या पहला प्रश्न है? तो गिजू भाई का जन्म 15 नवंबर 1885 को कहाँ हुआ था? जिसका ऑप्शन है, 1 है गुजरात में, 2 है उत्तर प्रदेश में, 3 है मध्य प्रदेश में, 4 है बिहार में। तो आप सभी को पता है कि गिजू भाई बघेला का जन्म जो है 15 नवंबर 1885 को कहाँ हुआ था? तो गुजरात में। अगर जहाँ तक गुजरात में कहाँ, तो याद रखिएगा चीटल में, है ना, चीटल में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फटाफट क्वेश्चन बनाइए आप लोग। इसका जवाब आप लोगों को आता हो तो तुरंत कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। आप लोगों के पास मात्र 3 सेकंड का समय मिलेगा, 5 सेकंड का, 3 से 5 सेकंड का समय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। गांधी जी ने किस वर्ष एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे? किस वर्ष? आप लोगों को पता है तो किस वर्ष? तो जिसका ऑप्शन है 1891, दूसरा है 1892, तीसरा 1893, चौथा 1894। कब? तो 1891 आए थे और एक सिलसिले में गए कब? तो 1893 में। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गांधी जी ने किसकी सहायता से ट्रांसवाल में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी? तो आप सभी को पता है, पढ़ाए थे। किसकी सहायता? तो मिस्टर पोलक की सहायता से। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने
गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? कौन सी पत्रिका थी? कादम्बरी थी? बिल्कुल नहीं। कोई युगांतर भी नहीं। हरिजन, हरिजन नामक पत्रिका का जो है संपादन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। गांधी जी के अनुसार किस अवस्था के बालकों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए? पता है, आपको याद है, 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है गांधी जी के अनुसार अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। कितने वर्ष के लिए? 7 से 14 वर्ष के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है, निम्न में से कौन सी गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य है? क्या है? उद्देश्य, उद्देश्य है। संतुलित व्यक्ति, बिल्कुल सही है। जीविकोपार्जन के लिए भी सही है। आध्यात्मिक विकास, ये भी सही है। मतलब इसका सभी क्वेश्चन जो है ये सही है। इसका प्रमुख उद्देश्य महात्मा गांधी के जी के द्वारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित बुनियादी शिक्षा सिद्धांत कब प्रस्तुत किया गया था? कब? तो आप लोगों को पता है, बुनियादी शिक्षा सिद्धांत 1937 में, जिसको हम लोग वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जानते हैं। कब? तो 1937 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिजू भाई के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? उन्होंने मारिया मोंटेसरी की शिक्षा पद्धति को ग्रामीण भारत में अपनाने पर बल दिया, बिल्कुल सही है। इन्होंने गांधी जी के बाल पोथी की आलोचना की थी, बिल्कुल सही है। ये भाषा व्याकरण को अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ पढ़ाने के समर्थक थे, बिल्कुल ये भी सही है। इसका मतलब इसका उपयुक्त सभी जो है सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिजू भाई के व्यक्तित्व को किस पुस्तक ने काफ़ी प्रभावित किया? आप लोगों को याद होगा कौन सी पुस्तक थी जो गिजू भाई के व्यक्तित्व को प्रभावित किया था? तो मोंटेसरी मदर, याद है, आया ऊपर में देख लीजिएगा। मोंटेसरी मदर नामक पुस्तक जो है गिजू भाई के व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीवा स्वप्न पुस्तक की रचना किसने की थी? तो आप लोगों को सभी पता है। दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन थे? गिजू भाई बढेका। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना कब हुई थी? आप लोगों को याद होगा 1911 में। किसकी मदद से? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। महात्मा गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना 1911 में की, लेकिन किसकी मदद से? इसका उत्तर जो आप लोगों को ऊपर में बताए थे उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी के द्वारा खादी आंदोलन कब चलाया गया था? आप लोगों को याद है? कब? 1927 में। 1927 में जो है गांधी जी के द्वारा खादी आंदोलन चलाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? आप लोगों को ऊपर बताए थे ना, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 8 अगस्त 1942 को, 7 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को, इनमें से कोई नहीं। तो 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था और 9 अगस्त से जो आंदोलन शुरुआत हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने बैरिस्टरी शिक्षा पास करके भारत कब आए? ऑप्शन 1 है 12 जून 1891, बी है 10 जून 1891, तीसरा है 16 जून 1891, चौथा है 10 जुलाई 1891। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 जून 1891। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसकी है? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी जी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंद स्वराज नामक पुस्तक कब लिखी गई थी? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक 1909 ईस्वी में लिखी गई थी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? तो गुजराती भाषा में लिखी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से महात्मा गांधी जी की रचना कौन सी है? तो महात्मा गांधी की रचना कौन सी? हिंद स्वराज, ये भी है। सत्य के साथ प्रयोग, ये भी है। सर्वोदय, ये भी है। इनमें से
सभी इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसी है ज़रूर इस कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, एक लाइक तो बनता है आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर्धा शिक्षा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वर्धा शिक्षा समिति के अध्यक्ष आप लोगों को बताए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके अनुसार शरीर, मन तथा आत्मा का उचित सामंजस्य संपूर्ण व्यक्तित्व की रचना करता है और यहाँ की शिक्षा सच्ची विद्यावता का निर्माण करती है? आप लोगों को पता है या बताए थे ना, महात्मा गांधी के द्वारा। ये महात्मा गांधी के अनुसार है ये। चलिए आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दिवा स्वप्न नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? तो आप सभी को पता है गुजराती भाषा में लिखी गई है। चलिए आगे पढ़ते हैं। गिजुभाई बड़ेगा का बचपन का नाम क्या था? तो आप लोगों को पता है उनके माता पिता ने क्या नाम रखा था? तो गिरिजा शंकर भगवान जी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवा स्वप्न नामक पुस्तक सर्वप्रथम सबसे पहले कब प्रकाशित हुई? तो 1972 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किन्हें, है ना, बच्चे जो है मूंछों वाली माँ या बच्चों का गांधी कहते थे? किसको? तो गिजुभाई बधेगा को, है ना, याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यदि आप मेरी चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका अगला वीडियो सेकेंड पार्ट बहुत जल्द आप लोगों के लिए लाएंगे, जिसकी सूचना आप लोगों को मिल जाएगी। चलिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।